हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट बहुत पसंद आते हैं, मेरी ओपिनियन बहुत पसंद आती है आप और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, पसंद करने के लिए। और आपकी यही लाइकिंग और यही मोटिवेशन है कि मैं फिर आ गई हूँ। तो मुझे आज मेन 4 मुद्दों पे बात करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इग्नोर कर देंगे तो फिर इतनी बड़ी बात फिसल जाएगी, लोगों की नज़रों से निकल जाएगी। पहला मुद्दा तो ये है कि जनाब ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मुझे अम्मी के टाइट कपड़े पसंद नहीं आते थे, मुझे अम्मी के सूट नहीं पसंद आते थे, तो मैं उनको फाड़ दिया करता था। और अम्मी ने बताया, सानू हमेशा इत्ती इत्ती आस्तीन, ढीले-ढीले, खुली चाक और लंबे ऐसे सूट पसंद। तो इससे पता चलता है कि सानू बेटे की लाइकिंग अम्मी के कपड़ों को लेके किस तरीके की थी। और जब उसे पसंद नहीं आते थे, तो वो अम्मी के, अपनी माँ के, मतलब एक औलाद अपनी माँ के कपड़े गुस्से में फाड़ दिया करती थी। बेटा होके माँ के कपड़े फाड़ दिया करता था। भाई माँ, ये तो बहुत दूर की बात है। इंसान दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान के कपड़े अगर नहीं पसंद आते, तो उसको फाड़ देना बहुत ही गलत, अनएक्सेप्टेबल, वायलेंट एंड अग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है। तो ये हरकत करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो वायलेंट नेचर का है, कि दूसरी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसको फाड़ ही दूँगा। दूसरा, अगर अम्मी कुछ कपड़े पहन रही है, अपनी पसंद से पहन रही है, तो तुम्हें लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी है, तुम्हें उनकी पसंद की कदर नहीं है, तुम्हें दूसरे की पसंद का ख़याल नहीं है, तुम उनकी इज़्ज़त नहीं करते, तुम अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते, तभी तुम बेखौफ और निडर होके अपनी माँ के कपड़े फाड़ देते हो जो तुम्हें नहीं पसंद आते। और ये एक छोटी-मोटी हरकत नहीं है, इस हरकत से ये भी पता चलता है कि तुम्हारा कितना कंट्रोलिंग, कितना डोमिनेटिंग नेचर है। अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद को दूसरे के ऊपर थोपना। चलो मैं मानती हूँ कि एक जो हस्बैंड होता है, भाई होता है, पति होता है, बेटा होता है, वो चाहता है कि हमारी जो घर की लड़कियाँ हैं थोड़ा मॉडेस्ट रहें, लेकिन वो खुद भी तो मॉडेस्ट रहे ना फिर। खुद तो वो नंगा होकर के लड़की के साथ में रोमांस करता है? रोमांटिक सीन देता है टीवी पे, म्यूज़िक एल्बम शूट करता है, उसमें एकदम क्लोज़, इतनी प्रॉक्सिमिटी में आके पराई औरत के साथ में, पराई लड़की के साथ में बेयर चेस्टेड, मतलब कपड़े ही नहीं होते, छाती पे एक कपड़ा भी नहीं होता, पूरी नंगी बॉडी करके रोमांटिक सीन दे रहा है। और फिर करने के बाद अपने घर के बच्चों, कैसा लगा? कैसा लगा मेरा म्यूज़िक कैसा? मेरा छिंडरापन कैसा लगा? मतलब चलो ये काम है, मैं मानती हूँ ये काम है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चों से ये पूछना, ये कोई तमीज़ वाली हरकतें हैं? तुम जो भी काम कर रहे हो, पापी पेट का सवाल है। भली क्योंकि तुम अपने व्लॉग में एक अच्छे मुसलमान बनने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो। एक अच्छे इंसान बनने का नहीं, एक अच्छे मुसलमान बनने का। तो इसीलिए ये सारी बातें पॉइंट आउट करी जाती है। और नॉट जस्ट म्यूज़िक एल्बम, रियल लाइफ़ में भी, डे टू डे लाइफ़ में रोज़ तुम अपनी छाती खोल के बैठे रहते हो। इंसान 2 बटन खोल लेता है, लेकिन ये बंदा 4 बटन अपने पेट तक खोल के बैठा है पूरी छाती दिखाने के लिए। चाहे तो हॉस्पिटल जाना हो, चाहे तो किसी की मय्यत में जाना हो, चाहे तो किसी के या किसी भी इवेंट पे जाना हो, कोई भी ओकेज़न हो, इसकी छाती खुली ही रहती है। बट इसको अम्मी की फुल स्लीव्स चाहिए, चाक खुली चाहिए, लॉन्ग कुर्ते चाहिए और ढीले-ढाले कपड़े चाहिए। तो इतना कंट्रोलिंग नेचर अपनी पसंद दूसरों पे थोपो तब जब तुम खुद भी उस पे अमल करो। क्या तुम अम्मी के पसंद के कपड़े पहनते हो? क्या तुम मुल्ला जी बन के घूमते हो कि सर हमेशा तुम्हारा ढका रहे, तुम कुर्ते-पजामे पहनो? तुम तो नंगे घूमते हो, तो अम्मी को अपने पसंद के टाइट कपड़े भी नहीं पहनने दोगे, फाड़ दोगे पसंद नहीं आएँगे तो। बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, मतलब मैं मान ही नहीं सकती कि दुनिया की कोई भी औलाद, आप बदमाश से बदमाश औलाद मेरे सामने ले आओ, उसको मैं बेस्ट बेटा एक बार को मान लूँगी, बट ये बंदा तो बेस्ट बेटा है ही नहीं। उन्हीं के कपड़े उनके सामने फाड़ना एक बुलिंग नेचर भी है। उनको तुम बुली कर रहे हो, मतलब उनका इतना भी हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे हाथ से कपड़े लेके बोले कि भई मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। बट एक्चुअल में तो यही अपने माँ-बाप का बाप है, क्योंकि जो इनके पापा हैं, जो शानू बेटे के पापा हैं, जब वो डब्बा के घर में होते हैं, तो कैसे खुल के बात कर रहे होते हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कन्वर्सेशन का पार्ट बने होते हैं, घर में एक फैमिली मेंबर के जैसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। बट जब इसके ब्लॉग में होते हैं, जब जानू बेटे के ब्लॉग में होते हैं, तो हकलाने लगते हैं वो, मतलब अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख भी नहीं पाते और एकदम ऐसे होते हैं डरे हुए, सहमे हुए। इसका मतलब ये राजा बेटा नहीं, ये पापा बेटा है, ये अपने अब्बा-अम्मा का भी बाप बन के बैठा हुआ है। जब कोई इस तरीके का बर्ताव करे, तो इसमें रिश्ता खराब नहीं होगा। आप एक बात बताओ, अगर मेरे कोई कपड़े फाड़ देगा, मतलब मुझे अगर कोई बोलेगा, आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मुझे पहली बात तो यही बात नहीं पसंद आएगी कि मेरे कपड़े हैं, ये तुम मुझे कैसे बता रहे हो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर उसका कंसर्न मुझे प्रोटेक्ट करने का या मुझे ग्रूम करने का या चलो मेरे लिए अच्छा सोचने का है ना?
कि मेरा बहुत नज़दीकी, बहुत करीबी है, जैसे मेरे पापा हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरा छोटा भाई भी नहीं, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, जो लोग मुझसे बड़े हैं, मेरी माँ हो गए, ये लोग अगर कहेंगे, तो मैं इनकी बात मानूँगी। लेकिन अगर ये लोग मुझे ऐसा बोल के मेरे कपड़े फाड़ देंगे, तो ये तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इसमें तो रिश्ता खराब हो जाता है ना, इसमें तो डिसरिस्पेक्ट आ जाती है एक-दूसरे के लिए। इतना कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और बुलिंग बिहेवियर एक फैमिली मेंबर दूसरे की तरफ से नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि पसंद ना आना भी एक अलग बात है, लेकिन बदतमीज़ी करना, किसी की सामान को नुकसान पहुँचाना, ये तो गलत बात है। इस चीज़ में दूसरा इंसान क्या करता है, एक बाउंड्री सेट कर लेता है, दूरी बना लेता है, उसको क्लियरली बता देता है कि भई ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हमारे साथ करो। लेकिन इसके माँ-बाप को इतना भी हक नहीं है, इसकी अम्मी को इतना भी हक नहीं है कि ये अपने बेटे को बोले कि इस तरीके की हरकत मत किया करो। उल्टा वो क्या बोल रही थी कि मैंने सालू से कहा कि सालू तुमने क्यों नहीं भाई को बोला? तो उसने बोला हम क्यों बोले? माँ बेटे की बात है। तो तुम कितना शर्मीली बेगम, तुम कितना अपनी माँ का ख़्याल करती हो? तुम्हें रमज़ान में 30 नहीं तो 15 तो नए जोड़े चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे तुम्हारी अम्मा वहाँ पे पड़ी हुई हैं। उन्होंने कम से कम 30 नहीं तो 15 तो कॉल करी ही करी हैं चालू को, ये बोलने के लिए कि मुझे बुला लो। रमज़ान के मौके में उनके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? बेचारी खुद से है ना बाल्टी उठाना, खुद से ड्रम में से पानी निकालना, इतना टीला चढ़ के जाना, वॉशरूम जाना, ये तो डे टू डे की चीज़ें हैं ना। इतनी परेशानी उनको क्यों झेलनी पड़ रही है? तुम्हें तो अपने बेटे को इस्लाम की नाम पे सूट लेने हैं। नहीं अल्लाह करेता अल्लाह करने के लिए बोलता है, पहनाओ, रमज़ान का महीना है, पहनाओ। तो शानू बेटे को ये रमज़ान के नाम पे सूट लेने के लिए वो कर रही हैं, मतलब मोटिवेट कर रही हैं कि इस्लाम के नाम पे तो अम्मी बहुत खेल खेलती हैं, ये बात तो मैं देख ही चुकी हूँ। है पापड़ खाना सुन्नत है, हमारी जानू को जन्नत में जाना है, कन्वर्ट हो जाओ, जन्नत में जाना है। अम्मी जान, जो औलाद अपने माँ-बाप के कपड़े फाड़ती है गुस्से में, वो जन्नत में नहीं जाती है। दूसरा मैडम की बीमारी के ऊपर बात ये है कि उनको दोबारा से सिस्ट डायग्नोस हो गया है और उसको डॉक्टर उसको ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसे पुराना वाला ट्यूमर था। तो उसकी वजह से मैडम जनाब सब दुआएँ माँग रहे हैं, डब्बा भी दुआएँ माँग रही है, सब लोग दुआएँ माँग रहे हैं। और ये बात सच है कि जो इंसान तकलीफ़ में होता है वो दूसरे से कहता है मेरे लिए दुआ करिएगा। फिर उसके बाद फ़ौरन वो कह देता है कि मेरा कूपन कोड लगा लीजिएगा और मेरे वेबसाइट से कपड़े भी ऑर्डर कर लीजिएगा। तो एक तरफ तुम इस तरीके का व्लॉग बना लो या तो दूसरी तरफ तुम मोनेटाइज़ेशन अपना दिमाग में रख लो। जनाब को जब मैडम की बीमारी के बारे में पता चला तो पूरे दिन का व्लॉग उसने बनाया है। लेकिन जो थंबनेल में उसने टाइटल डाला है, उसमें टाइटल क्या डाला है? दुआ में याद रखिएगा। मतलब तुम्हारा पूरा व्लॉग एक जगह इफ्तार अटेंड करने का था, हर चीज़ करने का था। लेकिन तुम्हारा मेन टाइटल जो था, मेरा जो मेन अटेंशन जो तुम्हें चाहिए ऑडियंस की तरफ से, जो उनका ध्यान तुम्हें खींचना है, वो एक ही चीज़ के ऊपर खींचना है, बीमारी के ऊपर। क्योंकि तुम्हें भी पता है वो टाइटल डालोगे, वो कैप्शन लिखोगे तो लोग आएँगे, लोग देखेंगे ऐसा क्या हो गया? अब क्या दुआओं की ज़रूरत है, किसको क्या हो गया है? क्योंकि इस तरीके के व्लॉग में, इस तरीके के वीडियोज़ में व्यूज़ आते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि दूसरे इंसान को क्या तकलीफ़ हुई है। तो जैसे ही मैडम बीमार होती हैं, इस बंदे का दिमाग उसकी बीमारी को भुनाने में लग जाता है कि भई मैं कैसे करके व्लॉग बनाऊँ। तो तुम्हारे घरवालों को सबसे पहले खुद ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। तब दुनिया तो दुआ चलो करे, ठीक है, तुम दुआएँ माँग रहे हो, लोग दुआएँ करें, लेकिन लोग तुम्हें सजेशन भी तो देते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप एक बार उम्रा करने जाइए, आप एक बार काबा शरीफ जाइए, आप एक बार मदीना मुनव्वरा जाइए, वहाँ जाके दुआ करिए। क्योंकि ये बात फैक्ट है, जैसे बहुत सारे लोगों की श्रद्धा होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वैष्णो देवी जाइए, वहाँ पे आपकी मन्नत पूरी होगी, इस तरीके से। तो इनको उसी तरीके से कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार आप खाना काबा ज़रूर जाइएगा, एक बार आप मक्का मदीना ज़रूर जाइएगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मेरे आस-पास के लोगों के एक्सपीरियंस से, फैज़ी के एक्सपीरियंस से, मेरे मम्मी-पापा के एक्सपीरियंस के वजह से कि वाक़ई में जैसे ही आप खाना काबा के सामने जाते हो, तो आप जो पहली नज़र पड़ के जो पहली दुआ माँगते हो, वो ज़रूर कबूल होती है। तो सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। सब लोग इंसान जब बहुत एक्सट्रीम तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका इंसान नाम भी नहीं अपने मुँह से लेना चाहता और इस जिसको भी हो जाती है वो एक तरीके से अनलकी ही है क्योंकि यू नेवर नो कि किसको होनी है, क्या होना है। किसी के साथ भी बीमारी हो सकती है किसी भी तरीके की, ये सिर्फ़ ऊपर वाले को ही पता है। तो बात ये है कि जब आप इतनी तकलीफ से गुज़र रहे हो एंड यू आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग कि दुआ ज़रूर माँगिएगा। दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। हर व्लॉग में आपने कितने सारे व्लॉग बीमारी के ऊपर निकाले हैं, यही बोल-बोल के कि हम इसीलिए व्लॉग बना के आपको अपडेट दे रहे हैं कि हमें दुआ चाहिए आपकी। यही तो आप बता रहे हो ना लोगों को।
वो मोनेटाइज़ेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको लोगों से दुआ की दरख्वास्त आप कर रहे हो। हर व्लॉग में जब भी आप मैडम की बीमारी का अपडेट देते हो, उस पे 4-5 व्लॉग बनाते हो, हॉस्पिटल में व्लॉग बनाते हो, मैडम का हाथ पकड़ते हुए व्लॉग बनाते हो, ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी वाइफ़ की हॉस्पिटल में कैसे केयर कर रहा हूँ, वो भी कंटेंट है, उसको भी मोनेटाइज़ करते हो। लोगों को प्रूव करने के लिए कि एज़ अ हस्बैंड मैं अपनी वाइफ़ के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसको एक्ट करते हो, है ना? फिर क्योंकि जब मैडम चूड़ी पहन के आती है, वो आपको दिखाती है, तब उसकी तारीफ़ नहीं हो रही तुमसे। वो मेहंदी लगा के आती है, तब उसकी मेहंदी की तारीफ़ नहीं हो रही तुमसे। वो एनिवर्सरी में बीमार होकर के भी तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा रही है, तब तुम उसको बैठ के एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ़ सोफ़े पे बैठ के टाइम पास कर सकते हो और अपने व्यूज़ देख सकते हो कि मैडम मेरी बीवी की बीमारी पे 1 मिलियन व्यूज़ हो गए। हाँ, अम्मी बताओ बीपी की बीमारी पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं, आपको हॉस्पिटल ले गया था, उसपे भी 1 मिलियन व्यूज़ थे, कडल का मौत पे भी व्यूज़ आ गए थे अम्मी। बात ये है कि ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, इस पे अगर कोई इंसान मोनेटाइज़ कर रहा है, लाइक मतलब ऐसी सिचुएशन में कैमरा उठा के व्लॉग बनाने की सिचुएशन इंसान की नहीं रहती है और आप बिल्कुल गरीब-गुरबा तो हो नहीं कि बिल्कुल सड़क पे हो के आज का कमाओगे तभी खाओगे। इतनी तो सेविंग्स होगी ना आपके पास। एक कॉमेडियन था ना वो बोल रहा था कि कल की चिंता नहीं है मुझे, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी परसों की सोच के मतलब बैंड बजी पड़ी है। तो जनाब के साथ तो ऐसा नहीं है ना, जनाब को तो अच्छी खासी अर्निंग्स तुम यूट्यूब से कर चुके होगे, अब थोड़ा टाइम अपनी बीवी की हेल्थ पे स्पेंड करो बिना मोनेटाइज़ करे, है ना? और चलो मोनेटाइज़ कर भी रहे हो तो, लेकिन बैकग्राउंड में तो उसका ख़्याल रखो ना। मतलब तुम उसका ख़्याल नहीं रखोगे, तुम उसको नहीं देखो और दुनिया तुम्हारी बीवी के लिए दुआ करती रहे, वो भी करे, लेकिन तुम उसको लेके जाओ ना उम्रा करने। वहाँ पे यकीन है, हर मुसलमान का यकीन है, क्योंकि तुम व्लॉग में अच्छे इंसान से ज़्यादा अच्छे मुसलमान बनने की एक्टिंग करके व्लॉग बनाते हो। तो तुम्हारा क्यों इस पे यकीन नहीं है कि मैं खाना काबा के सामने जो दुआ माँगूँगा तो मेरी बीवी ठीक हो जाएगी? हिना खान भी जब बीमार पड़ी थी, भले ही उसने रॉकी से शादी करी, बट वो भी उम्रा करने गई थी, उसने भी दुआ माँगी थी और अभी आज की डेट में आप उसका लाइफ़स्टाइल देखो, उसकी डाइट देखो। मैडम को जब ये सब चीज़ें डायग्नोज़ हो रही हैं और आपकी इतनी सीवियर कंडीशन है, तो हाउ कैन यू टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड? आप इतना बाहर का खाना, घूमना, चाय इतना ज़्यादा पीना और मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपना ख़्याल खुद भी रखना चाहिए। सिर्फ़ दुआएँ, दुआएँ, दुआएँ मैं साँप पकड़ के खड़ी हो जाऊँ और मुझे काट ले, मैं बोलूँ आप दुआएँ करिएगा ये मुझे काटे नहीं। अगर किसी को इतनी बड़ी बीमारी है तो उसको अपना ख़्याल रखना है। अभी भी जाकर के वो मेलामाइन के डिनर सेट लेकर के आई है, फिर से प्लास्टिक। और जो नॉन स्टिक के उसके कुकवेयर होते हैं वो उसमें स्टील का चम्मच यूज़ करती है। वो जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो कितनी डेंजरस है। अपना जो डाइट है, अपना लाइफ़स्टाइल है वो अब जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो चेंज करना चाहिए। वो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। उसी के रिपरकशंस भी होते हैं फिर। फिर उसके बाद में जो इंसान आपको बोल रहा है कि अपना ख़्याल रखो, अपनी डाइट का ख़्याल रखो, अपना अभी आपको इतनी बीमारी हुई है, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज करो, वो आपके लिए हेटर बन जाते हैं। वो आपको बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं गीबत हो जा रही है। तो एक मुझे ये पॉइंट क्लियर करना है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है ना, तो लोग सोच रहे हैं कि आप रोज़ा खोल कर के आराम से बैठ के गीबत कर रहे हो यहाँ पे। अगर आप ईद वाले दिन मुन्नी बदनाम हुई दबंग देख सकते हो और उसका रिव्यू दे सकते हो, तो उसको गीबत नहीं बोलेंगे। राइट? पूरे रमज़ान सल्लू भाई ये इंतज़ाम आपका करके रखते हैं कि जब रमज़ान निकल जाएँगे तो ईद में आप आइटम सॉन्ग के साथ में मूवी देख कर के आएँगे। उसी हिसाब से जब ये व्लॉग्स रिलीज़ कर रहे हैं लोग और उसमें आपसे दुआएँ माँग रहे हैं, तो हम अपना रिव्यू क्यों नहीं दे सकते हैं? आप जब दुआएँ दे सकते हो, तो दूसरा इंसान रिव्यू क्यों नहीं दे सकता है? हम रिव्यू देंगे, हम अपनी ओपिनियन देंगे तो हमने गीबत कर दी। आप मेरा रिव्यू सुनोगे तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन मेरा रिव्यू देना गुनाह है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैंने व्लॉग देखा, मैंने अपना व्यू दिया, मैंने अपना डेटा खर्च किया, मेरा मॉनेटरी लॉस और टाइम का लॉस यहाँ से हुआ। तो इट इज़ माय राइट टू गिव रिव्यू ऑन दिस मुझे वो प्रोडक्ट कैसा लगा है, मेरी क्या ओपिनियन है उसके ऊपर। एनीवे तो बहुत सारे लोग ख़ैर समझते ही हैं, 95% लोग तो समझते ही हैं, लेकिन जो 5% है मैं उनकी थोड़ी गलतफ़हमी क्लियर कर दूँ और फिर भी आपको लग रहा है कि ये गीबत ही है, गुनाह ही हो रहा है, तो आप मेरे जो व्लॉग्स हैं और रिव्यूज़ हैं, तो आप एक काम करिए, अपने आप को गुनाह से बचाइए और रमज़ान के बाद सुन लीजिएगा, फिलहाल मत सुनिए। तो ये लोग जितना अच्छा मुसलमान बन के व्लॉग बनाते हैं, जितना आपके सामने रिप्रेज़ेंट करते हैं कि ये कितना ज़्यादा दीन से जुड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा इनका यकीन है दुआ पे, तो ये खुद क्यों नहीं एफ़र्ट लेते? लोग इनको हमेशा कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, उसमें दुआएँ माँगिए। जो मिडनाइट के बाद होती है, उसमें बहुत दुआएँ कबूल होती हैं।
इनके यहाँ कौन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के दुआएँ कर रहा है? आपके फैमिली मेंबर इतना आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा दुआएँ करोगे, उसके बाद कोई दूसरा करेगा ना। सबसे ज़्यादा दुआओं की तो आप लोगों को ज़रूरत है। जैसे इनके जो इब्बू हैं, उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो अम्मी के आँसू नहीं रुक रहे थे। वो रो-रो के सबसे दुआओं की गुहार लगा रही थी। लेकिन हमने अपनी बहुरानी के लिए इतना उनको परेशान नहीं देखा। मेहंदी लगा के घूम रही थी, अभी भी गुलगुले खाए जा रहे हैं। मतलब तुम्हारे घर में अगेन फिर से उसी लेडी की सर्जरी दोबारा से होनी है एज़ पर देयर व्लॉग। उन्होंने बताया कि अभी फिर से सर्जरी होनी है। बट तुम्हारे गुलगुले और पापड़ और ये सब रुकेगा नहीं। तुम्हें अभी भी पूरा रूटीन वही फ़ॉलो करना है। आप लोगों के सामने ये जो परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट बेटा और परफेक्ट दुनिया भर की नौटंकी करके ये बन के बैठा हुआ है जनाब, इसका बच्चा इससे नज़रें तक नहीं मिलाता है, इसके पास तक नहीं आता। उसको अगर खिलाने लेके जाना है तो वो मॉल में अकेले उसकी माँ लेकर के जाएगी। जो आदमी दिन भर घर में बैठे-बैठे सोफ़ा तोड़ रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है, जिसको लेज़ीनेस की इतनी तगड़ी बीमारी लगी हुई है कि उसकी बीवी अकेले मॉल में ले जाकर के बच्चे को गेम्स खिला के लाएगी, लेकिन ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आराम करना है। इसको आलस की बीमारी लगी हुई है। मैडम को तो अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको जो आलस की बीमारी लगी हुई है उसका तो इलाज ही नहीं है, उसको तो सिर्फ़ जूते पड़ के ही ठीक करा जा सकता है। कोई भी सेंसिबल आदमी, सेंसिबल पार्टनर जब उसका लाइफ़ पार्टनर इतनी सीवियर बीमारी से जूझ रहा है, भले ही वो आपको ऊपर से ठीक लग रहा है, लेकिन उसको डायग्नोज़ हुआ था कि उसको ट्यूमर था, वो मैलिग्नेंट था, तो तुम्हें अपने पार्टनर की हेल्थ सीरियस क्यों नहीं ली जा रही है? वो जब से हॉस्पिटल से आई है विदिन 2 वीक्स चिप्पी नया कलेक्शन कब आ रहा है चिप्पी? तो चिप्पी अरे दूसरा कलेक्शन कब आ रहा है? चिप्पी तीसरा कलेक्शन कब आ रहा है? चिप्पी चौथा कलेक्शन जब भी क्यू-एन-ए करेगा इंस्टा पे ज़रूर डीकेआई, डीकेआई, डीकेआई करेगा। खुद तो कोई वेंचर खोला नहीं, खुद तो कोई हेडेक ली नहीं, खुद तो कुछ काम कर नहीं रहा। 4 दिन में 1 ब्लॉग बनाएगा, कुछ मन नहीं हो रहा था, कभी-कभी होता है कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मतलब बीइंग अ मैन ऑफ द हाउस व्हेन योर वाइफ इज़ सीवियरली इल इंटरनली वो ठीक नहीं है, उसके चेहरे पे भी उदासी दिखती है। हस्बैंड बनना तो दूर की बात, तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है कि तुम उसको रिलैक्स करो कि नहीं, नाउ इट्स माय कॉल, मैं पूरी ज़िम्मेदारी लूँगा, तुम्हें सिर्फ़ ठीक होना है, सिर्फ़ ठीक होना है। अगर हिना खान या कोई भी अपनी हेल्थ अपडेट दे भी रहा था, तो उनका माइंड जो था, उनका जो फ़ोकस था, वो पैसा कमाने में नहीं था। उनका पहला जो फ़ोकस था, वो शिफ्ट हुआ अपने आप को ठीक करने पे। तो मैडम को इस फैमिली में शादी करके जो ये आई है, इसको इतना सरदर्द रहता है इस चीज़ का कि अगर मैं पैसा नहीं कमाऊँगी, तो कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और इसको इसी वजह से ये अपनी बीमारी में पूरी तरीके से अपने आप को फ़ोकस करके हील करने के बजाय, ये अभी भी पैसे कमाने के रेस में ही लगी हुई है। जबकि इस टाइम पे इसका मेन फ़ोकस ये होना चाहिए कि 1 से डेढ़ साल मुझे सिर्फ़ अपने हेल्थ को देने हैं, मुझे इससे बाहर निकलना है कैसे भी। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहोगे, जब आप कमेंट्स पढ़ोगे, जब आपके व्यूज़ डिप होंगे और डब्बा के ज़्यादा होंगे, अम्मी को लेदर को प्यार करते हुए ज़्यादा देखोगे, अम्मी और डब्बा का बॉन्ड देखोगे, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसी अजीबो-गरीब वाइब के साथ में कौन इंसान हील हो सकता है? और केयर तो ख़ैर उसकी कोई करने वाला है नहीं धर्म काका के अलावा। जनाब को तो भूल ही जाओ। मैडम की माँ के इमोशंस जो इस टाइम होंगे, वो सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल उनको फीलिंग होगी, क्योंकि उनका सब कुछ उजड़ जाएगा। ना तो और ये जो बाकी लोग हैं ना, कुछ अच्छा नहीं लगता अब आप सब सब व्लॉग छापते ही चले जाएँगे, 2-3 दिन का ब्रेक नहीं लेंगे। इंसान जब स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। अब वो वाक़ई में डिप्रेस होता है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन आपको सब दिखाते हैं, तो ये भी दिखाएँगे, ये व्लॉग नहीं बंद होंगे इनके। पिछली बार भी आपने देखा सर्जरी हो रही थी, लेकिन इनका सेलिब्रेशन नहीं रुका था। क्या ज़रूरत है ईद मनाने की? मत मनाओ ना, ज़िंदगी में आगे तुम्हें ईद नहीं मिलेगी क्या? जब तुम्हारा एक फैमिली मेंबर आईसीयू में एडमिट है, बाकी तुम फैमिली मेंबर्स मिलके ईद मना रहे हो, हैं? मेहंदी लगा रहे हो। फिर तुम बोलते हो दुःख तो होता है, तकलीफ तो होती है। तो यही चीज़ हम कॉल आउट करते हैं कि तुम लोग एक नॉर्मल फैमिली के जैसे भी फंक्शनल नहीं हो। एक नॉर्मल फैमिली जहाँ पे कभी-कभार मनमुटाव होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी इतनी इंसानियत होती है कि हमारे घर में एक बंदे की अगर सर्जरी हो रही है, तो दूसरे लोग बैठ के मेहंदी नहीं लगा रहे। एक्चुअल में हम इनके साथ बुरा नहीं चाहते हैं, हम इनके साथ अच्छा चाहते हैं कि अगर एक बंदा बीमार है, उसको बीमारी से निकालने के लिए उसको स्ट्रेस फ्री रखो, एक आदमी के जैसे, एक हस्बैंड के जैसे, एक शौहर के जैसे उसका साथ दो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में तो सब कुछ ही छोड़ दिया ना उसने। अब वो उसकी गलती रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अब उसको बीमारी में ज़रूरत सबसे ज़्यादा तुम्हारी है, तो उसको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करेगा? उसका हस्बैंड सपोर्ट करेगा। सिर्फ हॉस्पिटल में बैठ के स्ट्रॉबेरी शेक पी के सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है? व्लॉग पे व्लॉग बनाया जा रहा है, रिपीट अगला कलेक्शन कब आएगा, अगला कलेक्शन कब आएगा? बिल्कुल नकारा नल्ला आदमी। प्रेग्नेंसी में सुबह उठ के उससे चाय बनवाया करता था, हैं? मतलब जब हॉस्पिटल में वो डिलीवरी करने गई, "आप ठीक हो ना?"
इतने भई ये आदमी का बिहेवियर ऐसा है ना कि इसको हर वक़्त ईगो बूस्टिंग चाहिए, हर वक़्त इसको चाहिए कि हर कोई इंसान इसकी बात माने। अभी भी इसने व्लॉग में क्या बोला? मैं तो अम्मी के कपड़े फाड़ दिया करता था, मैं तो बोलूँगा। लोगों ने इसको सच्चाई का आईना दिखाया कि भई तुम अपनी माँ को इस तरीके से नहीं बोल सकते, उनको जो कपड़े पहनने पहनने दो और हमें उनका ड्रेसिंग सेंस पसंद है, तुम अपना देखो जा कर के। कह रहा नहीं मैं तो बोलूँगा। तो जो इस तरीके से जवाब देता है ना कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो अपनी चलाऊँगा ही चलाऊँगा, जिसको जो सोचना है, समझना है, समझता रहे। तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का कि तुम अपनी माँ को क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि तुम लॉजिक कहाँ से दोगे? कोई है ही नहीं लॉजिक। बस यही है ना कि तुम्हारी माँ को टाइट कपड़े पहने हुए तुम पसंद नहीं करते, लेकिन खुद तुम नंगे घूमोगे। तुम्हारा मेन फ़ोकस ये होगा कि मेरी चेस्ट सबको दिखनी चाहिए। तो मेन जो कल्प्रिट है, जो मेन इनके घर में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और बुलिंग नेचर का है, वो है जनाब, जिसने सबकी ज़िंदगी में आग लगा के रखी हुई है, लेकिन इसका सुकून नहीं भंग होना चाहिए। इसके नए-नए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े आते रहने चाहिए, भले ही इसकी बीवी की हड्डियाँ गल जाएँ, लेकिन इसका लाइफ़स्टाइल मेंटेन रहना चाहिए। इसको टाइम टू टाइम गाड़ी चाहिए, भले ही ये एक्टर ना बन पाया हो, भले ही इसको कोई इंडस्ट्री में पूछता ना हो, लेकिन इसको लाइफ़स्टाइल वही एक्टर वाला चाहिए, अपने दम पे नहीं। बीवी को घिस-घिस के। नल्ले जनाब अपनी बीवी को बीमारी में बख्श दे। एंड इफ यू ट्रूली जेन्युइनली लव हर एंड केयर फॉर हर, टेक हर फॉर उम्रा। वहां पे जाओ, जैसे ही खाना काबा में तुम्हारी नजर पड़े, पहली दुआ उसकी हेल्थ की मांगो दोनों। इतना तो यकीन रखो ना ऊपर वाले पे। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है तुम्हारे लिए करने के लिए, जो जब तुम ऐसा करोगे तब हमें लगेगा कि हाँ वाकई में तुम्हें कुछ फिक्र है, कुछ एफर्ट तुम ले रहे हो अपनी बीवी के लिए। और अगर नहीं लोगे तो इसी तरीके से तुम्हारी लताड़ लगती रहेगी, क्योंकि तुम यहाँ पे बेस्ट हस्बैंड नहीं बन सकते इतना निग्लेक्ट करते हुए। बीवी की बीमारी को भुनाना, कैश करना, व्लॉग बनाना, मोनेटाइज करना, यही बेस्ट हस्बैंड नहीं होता। ये 5 मिनट का हाथ पकड़ के एक्टिंग कोई भी कर सकता है। डू समथिंग दैट जेन्युइनली हेल्प्स हर। सिर्फ बिल हॉस्पिटल हॉस्पिटल के भर देना सब कुछ नहीं होता। और बीइंग अ मुस्लिम हमेशा तुम्हें ज़कात निकालनी चाहिए, सदका देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो, तो आपके घर में मुसीबतें आती हैं, आपका मॉनेटरी लॉस इसी तरीके से होता है। ये लोग यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं, किसी को जलेबी भी देंगे, एक चिप्स का पैकेट भी देंगे, वो भी दिखा के देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लाखों रुपए की ज़कात बिना दिखाए किसी को दे देंगे। भले ही तुम दिखा के दो, लेकिन एट लीस्ट वो अमाउंट निकालो, क्योंकि अगर तुम नहीं निकालोगे, तो घर में बीमारियाँ आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, इट्स अ फैक्ट। और अगर तुम निकाल दोगे, तो तुम्हारे को और बढ़ के मिलेगा। देन मुझे एक और बात हाइलाइट करनी थी कि जब भी बेबी हैदर आता है, तो ये जो मैडम है बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं, जनाब भी थोड़ी-सी एक्टिंग करते हैं। ये एक्टर्स हैं, सब लोग नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर द टॉप अल्ली हो, ये जो ओवर द टॉप एक्टिंग करते हैं। अभी रवि किशन का आपने देखा होगा कैसे उसकी ओवर एक्टिंग को उसको कितना ट्रोल किया गया इस चीज़ के ऊपर कि अजीत पवार की जो बीजेपी लीडर पॉलिटिशियन थे, उनकी जब डेथ हुई, तो रवि किशन ने कितनी ओवर एक्टिंग करी कि जैसे उसको कितना दुःख हो रहा है, तो लोगों ने पकड़ के रगड़ दिया। आप एक्टर हो, जब आपको स्क्रिप्ट दी गई हो तब आप एक्टिंग करो, लेकिन रियल लाइफ में जब आप एक्टिंग करने लग जाओगे ना, तो लोग पकड़ लेंगे। इसीलिए इनका जो प्यार, जो झुकाव, जो ये एक्टिंग करके दिखाते हैं, बच्चे समझ लेते हैं। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और बच्चे जेन्युइन लव और अफेक्शन समझ लेते हैं। तो जो बेबी हैदर है, वो पेटी खाला के पास, पिज़्ज़ा के पास और उसके कुटकू के पास भी कितना प्यार से जाता है, लेकिन डब्बा के पास नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है कि जो हमें प्यार से ले रहा है, जो हमारे साथ ज़्यादा वक़्त बिता रहा है, जो हमारी ज़्यादा केयर कर रहा है, बच्चे उसी से अटैच हो जाते हैं। जो वक़्त ही नहीं बिता रहा, तो उससे बच्चे कैसे चले जाएँगे? और बच्चे को एक अलग ही वाइब पता चल जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं। अभी कुछ टाइम पहले प्राची और उसके हस्बैंड आए हुए थे। इकरा किसी के पास नहीं जाती, मतलब वो हमेशा मुझसे बहुत ज़्यादा चिपक के रहती है। बट वो उसके हस्बैंड के पास इतने प्यार से गले लग के सो गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तो बच्चे जो वाइब होते हैं, वो जो कनेक्शन होता है ना, बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों को पता होता है कि हम इसके साथ सेफ फील नहीं करेंगे, इसके साथ सेफ फील करेंगे तो वो चले जाते हैं। बट मैडम और जनाब के पास तो बेबी हैदर कभी नहीं जाने में इंटरेस्टेड होता। उल्टा रोने लगता है और उनसे दूर भागता है। बट मैडम और जनाब भी क्या करें, जब यहाँ से कैमरा, यहाँ से कैमरा, यहाँ से कैमरा, जब 3 लोगों के व्लॉग बन रहे होंगे, इतने सारे कैमराज़ उनके ऊपर पैन कर रहे होंगे, तो उनका तो एक्टरपना निकल ही जाता है, क्योंकि आदत है एक्टिंग करने की। देन मेरा लास्ट टॉपिक ये था कि ये जो पिज़्ज़ा है, वो बोल रही है, "अरे 3-4 दिन की मुझे छुट्टी मिली हुई है, तो मैं पराठे बनाऊँगी।" हैं रिजा, ये 3-4 दिन की बोर्ड में छुट्टी मिली है, तो कौन पराठे बनाता है? मतलब 3-4 दिन की बोर्ड के एग्ज़ाम्स में छुट्टी मिली है, तो वो पढ़ने के लिए मिली है। घर पे पराठे बनाने के लिए, टेबल डेकोरेट करने के लिए नहीं मिली हुई है। और ये जो डब्बा है, उसको कैसे चलाती है? अब बेटियों से घर में रौनक तो होती है। तू भी तो बेटी है, ये सारे काम तू क्यों नहीं कर लेती है? बेटियों से एक ही बेटी घर में रौनक लेके आएगी, दूसरी बेटी घर में रौनक नहीं लाएगी। व्हाट यू डू फॉर योर हाउस, वो डेकोरेट कर रही है, वो सेहरी बना रही है। भाई ये बंदी अकेले सेहरी भी नहीं बना सकती, इतनी बड़ी ग्रोन अप लेडी है ये एक औरत बन चुकी है। शी इज़ नॉट अ गर्ल, टीनेज लड़की हो जिसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। नॉर्मल पराठे बनाना, इसमें तुम्हें किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है? बट ये बंदी एक टाइम का नाश्ता भी बिना किसी की हेल्प के नहीं बना सकती, और ये लोगों को ज्ञान देती है, इंस्पिरेशन बनती है लोगों की। जो भी ये ढोंगी इन्फ्लुएंसर्स
जो अच्छे नेक इंसान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और रियल लाइफ में गुड फॉर नथिंग है। एक स्किल नहीं है इनके पास में। सिर्फ ज्ञान दे देकर के लोगों के ब्रेन वॉश करके अच्छा इंसान बन के व्लॉग बना रहे हैं। इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे लाख गुना अच्छी काबिलियत और टैलेंट और हुनर आप लोगों के अंदर है। ये आपको इंस्पायर नहीं करेंगे, उल्टा इन लोगों को आपसे इंस्पायर होने की ज़रूरत है। गुटका किंग जय नमाज में बैठ के ऐसे मोबाइल लिए हुए है। कौन नमाज पढ़ते हुए ऐसे मोबाइल लेता है? हाँ? कौन? कौन ऐसे करता है? मतलब अपनी इबादत को इतना ज़्यादा दिखाओ कि लोगों को ये डायलॉग मार रही है कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। अच्छा, मोटिवेट करने के लिए करती हो। तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें। तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में ये सोचे कि तुम पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो। तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में ये सोचे कि तुम एक अच्छी मुसलमान हो। ये ढोंग और नौटंकी बंद करो। तुम ये जो शूट करती हो अपने व्लॉग में डालती हो क्योंकि तुम्हारी बैंड बजी रहती है कि अगर तुम नहीं डालोगी तो लोग कहेंगे अच्छा नमाज़ नहीं पढ़ी तुमने, डब्बा। तो तुम प्रूव करने के लिए ये सब करती हो। तुम एक अच्छे इंसान से ज़्यादा अच्छे मुसलमान बनने की एक्टिंग कर रहे हो। बट बीइंग अ गुड मुस्लिम तुम अपने नेबर्स को इतना परेशान नहीं कर सकते। तुम्हारे घर के जो आस-पास के लोग हैं कितना परेशान है तुमसे। आपने ही खुद देखा होगा कितना ज़्यादा तोड़-फोड़ मचाई हुई थी। तो लोगों ने बोला कि रमज़ान के महीने में छोड़ दो और बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लो, उसके बाद में कंटिन्यू कर लेना। बट इन्होंने किसी की नहीं सुनी। बट चलो मैं मानती हूँ अपना घर, अपना पैसा, अपना काम करना ही करना है। बिल्डिंग में रहने का ये एक ड्रॉबैक भी है कि आपको बाकी लोगों को भी झेलना पड़ता है। एक अपना सेपरेट हाउस होता है तो इंसान को इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ये लोग किसी की परवाह नहीं करते। ना तो एक बुज़ुर्ग जो आपके विंग में रहती थी, जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। इनके घर में स्प्रे पेंट हो रहा था, वो इतना खतरनाक था कि वो अस्थमा था उस लेडी को और उसको अपनी माँ को हॉस्पिटलाइज़्ड करना पड़ गया। बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस हम लोगों के लिए दुआ करिएगा, हम लोगों के लिए इनको दुआएँ भी नहीं चाहिए, इनको सबसे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए क्योंकि ये मोनेटाइज़ करते हैं। अगर तुम्हें सिर्फ़ दुआ चाहिए तो तुम एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल सकते हो ना, लेकिन नहीं, तुम पूरा व्लॉग बना के डालोगे, फिर उसमें 3-4 मिनट का वो दुआ वाला एंगल डालोगे, फिर उसके बाद में आखिरी में तुम्हारे भाभी तो कूपन कोड लगा देती है, अनेबल डीकेआई से जाके शॉपिंग करिए 10% ऑफ मिलेगा, एनिवर्सरी भी मनाओगे, केक भी काटोगे, मेहंदी भी लगाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो सेंटिमेंटल माहौल भी चाहिए, वो लोगों की सिंपैथी भी चाहिए। लोगों को देनी चाहिए सिंपैथी एक बीमार इंसान को क्योंकि बीमारी किसी के भी साथ हो सकती है। बट तुम लोग तो सीरियस हो, तुम्हारे घर में कोई इंसान को इतनी खतरनाक बीमारी हो रखी है, तुम लोगों के चेहरों पे गम क्यों नहीं दिखता? तुम्हारे गुलगुले और पापड़ क्यों नहीं तलने बंद होते? तुम लोगों के खाने में क्यों नहीं कमियाँ आ रही? तुम लोगों का डाइट क्यों नहीं चेंज हो रहा? तुम्हारा रूटीन तो टस से मस नहीं हो रहा, तुम्हारी ऐश तो कम नहीं हो रही, तुम्हारा घूमना-फिरना नहीं कम हो रहा, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रहा, तुम्हारा कोई काम नहीं रुक रहा। लेकिन लोगों को फ्रेंड्स लाइफ तो ऊपर-नीचे हो जाती है, ये तो लग तो नहीं रहा कि ऊपर-नीचे हो जाती है। देखो सुख में कोई ऊपर वाले से कनेक्टेड हो ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुःख में आपका नेचुरली कनेक्शन बनता है, नेचुरली। जिसको भी आप मानते हो, किसी भी भगवान को आप मानते हो, लेकिन जब आप दुःख में होते हो, तो दुःख आपको ऊपर वाले से ज़रूर जोड़ता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता होता है कि यही आपको दुःख से बाहर निकालेंगे। तो मैडम और जनाब, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ सबसे बड़ी इंसान की ज़रूरत है, हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी दो। व्लॉग, मोनेटाइज़ेशन, बीमारी को भुनाना, अच्छे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करना, दुआएँ माँगने के साथ-साथ पूरा व्लॉग चिपका देना। इन सब चीज़ों पे फ़ोकस अगर हमें कम दिखेगा और मैडम के ऊपर कंसर्न आपका ज़्यादा दिखेगा, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हमें ये जो नल्ले जनाब का अपनी बीवी को लेकर के केयर और कंसर्न है ना, वो दिखता नहीं है कहीं। तो इसी वजह से कॉल आउट करना इसको बहुत ज़रूरी है। एक आपने सुना होगा कि जब बच्चे मतलब इबादत नहीं करते, नमाज़ नहीं पढ़ते, तो उसको ज़बरदस्ती माएँ डाँटती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, फिर कहती हैं, "नहीं कर।" तो मार-मार मुसलमान बनाया जाता है। उसी हिसाब से इसको मार-मार के अच्छा हस्बैंड बनाया जाएगा क्योंकि टाइटल तो तू लेके बैठा हुआ है बेस्ट हस्बैंड का। अब तुझे इतनी बार कॉल आउट किया जाएगा कि इतनी लताड़ पड़ेगी कि तुझे अच्छा हस्बैंड अब बनना ही पड़ेगा। अब तू बन के एक्टिंग करके दिखा। लेकिन मेरा पूरा यकीन है ये नहीं बनेगा क्योंकि इसकी इनबिल्ट जो पर्सनैलिटी है वो सेल्फिश आदमी की है। ये बस एक्टिंग ज़रूर करेगा। उसमें एक्ट करके लोगों के दिमाग में दिखाएगा कि नहीं, नहीं मैं तो हस्बैंड हूँ, मैं तो बहुत केयर कर रहा हूँ अपनी वाइफ की, हैं? मैं तो उसका हाथ पकड़ लेता हूँ हॉस्पिटल में, मैं तो जब वो सीढ़ियों में रो रही होती है तो मैं कैमरा ऑन करवा लेता हूँ। मतलब बैड लाइफ पार्टनर कैन टेक अवे योर लाइफ। इट्स अ फैक्ट। शादी एक लॉटरी है।
लग गई या तो लग गई। तो गाइज़ मैं तो इस नल्ले जनाब को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मुझे पता चला कि इसने अपनी माँ के कपड़े फाड़ दिए थे, उसको पसंद नहीं आया, बीवी के कपड़े चेंज करवा दिए और खुद ये नंगा घूमता है, रोमांटिक सीन देता है, लड़कियों से चिपकता है, बच्चों से पूछता है, कैसा लगा डैडी कैसा लगा? मतलब एक तो तुम इस तरीके के म्यूज़िक एल्बम बना रहे हो, ऊपर से अपने घरवालों से, बच्चों से पूछ भी रहे हो, कितना बेशर्म होगा ये, हैं? और इस बंदे को दूसरे के लेडीज़ के कपड़ों से प्रॉब्लम है। जो मैडम की आस-पास की जो उसकी फ्रेंड्स भी थी ना, वो भी हमेशा यही कहती थी कि मैडम तो है ही है जो है, लेकिन जो मेन बंदा है, जो मेन कल्प्रिट है वो जनाब है। तो बेस्ट बेटे की पोल खुल गई, अपनी माँ के कपड़े फाड़ दिया करता था। ऐसे धीरे-धीरे बहुत पोलें खुलती रहेंगी। बट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।